नाउ नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके कई सारे रिएक्शंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, कई सारे एग्जाम्स में रिएक्शन लिखने को आ जाएंगे, तो इसीलिए आपको ये सब याद होना चाहिए कि जब एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तब क्या कंपाउंड फॉर्म होता है, या फिर जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तब क्या बनता है, एंड जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तब क्या फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे रिएक्शंस हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन है आपकी एसिड्स की मेटल के साथ। What happens when an acid react with metal? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, when an acid react with a metal, तो सबसे पहली चीज जो फॉर्म होगी वो होगा सॉल्ट, ठीक है, एक सॉल्ट बनता है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि इससे बनेगी वो है हाइड्रोजन गैस। आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी दी गई है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक जनरल फॉर्मेट है, कोई भी मेटल लीजिए एंड कोई भी एसिड लीजिए, उसका जो जनरल आपका रिएक्शन होगा उसमें सॉल्ट ही बनने वाला है ना, हाइड्रोजन गैस ही बनेगी, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर मेटल के नाम पर हमने सोडियम ले लिया एंड एसिड में सबसे अच्छा एसिड यानी कि HCl, ठीक है, इसको लिया। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें पता है क्या बनता है, सॉल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस बनता है। अच्छा, NaCl हमें पता है एक सॉल्ट है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होने वाला है। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है +1, सोडियम की क्या होती है, सॉरी +1 नहीं होगा, -1 होती है, सोडियम की होती है +1, इसीलिए ये NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ये आपके घरों में जो मम्मी सॉल्ट डालती है ना सब्जी वगैरह में, वो यही चीज़ है, उसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है एंड इसके साथ दूसरी चीज़ क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। बस आपको जनरल याद रखना है कि अगर मेटल एंड एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। फिर तो आपको वो कोई भी चीज़ दे दे, जिंक दे दे इसकी जगह पर, या फिर यहाँ पर HCl बदल दे, H2SO4 ले ले, जैसे यहाँ पर H2SO4 होता है तो क्या बनता, सोडियम सल्फेट बन जाता है, यहाँ पर Cl की जगह सल्फेट लग जाता, ठीक है, सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी सॉल्ट हो, आपको बस जनरल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मेटल के साथ जब भी एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर देखो एक नोट भी लिखा है, हम उसको भी देख लेते हैं क्या लिखा है। कर्ड एंड अदर फूड सब्सटेंसेस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड शुड नॉट बी केप्ट इन द मेटल वेजल्स। अभी हमने देखा जो एसिड्स होते हैं दे कैन रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एंड सिंस ऑर्गेनिक एसिड ऑल्दो वो आपके प्लांट एंड एनिमल के अंदर नेचुरली फॉर्म होते हैं, बट है तो वो भी एसिड, तो वो भी तो ये प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, भले ही वीक एसिड है तो क्या हुआ, बट ये प्रॉपर्टी तो वो भी शो करेंगे। तो इसीलिए कोई भी फूड जैसे कि लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, जिसमें आपका सिट्रिक एसिड या किसी तरह का भी ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे कि टार्टरिक एसिड इमली में होता है ना, सिमिलरली विनेगर, इनको हमेशा ग्लास के जो भी बर्तन आते हैं या फिर प्लास्टिक के जो भी कंटेनर्स आते हैं, है ना, एंड जो आपके डाइनिंग टेबल में यूज़ होते हैं सेट्स, उनमें आप उसको डालिए, ना कि मेटल के आपके जो भी बर्तन वगैरह होते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि अगर आप उसमें डालोगे तो ये रिएक्शन हो सकती है एंड मे भी हो सकता है जो सब्सटेंस बने वो पॉइजनस हो, उसको खा के आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसीलिए हमेशा अवॉइड करना चाहिए इन तरह की सब्सटेंसेस को, जैसे कि दही है, मक्खन है ना, मिल्क है, या और भी कई तरह के जो भी फूड सब्सटेंस जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है, उनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए मेटल के कंटेनर्स में डालने को, ठीक है। हमेशा उन्हें आप कांच के बर्तनों में या फिर जो प्लास्टिक के आते हैं उसमें, या फिर जो क्ले के बने हुए होते हैं उसमें आप उसको रखिए, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पिछले रिएक्शन में हमने देखा कि किस तरह से एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। अब आता है अगर एसिड का रिएक्शन हम किसी मेटल के कार्बोनेट से या उसके बाइकार्बोनेट से करा रहे हैं तब कौन सी गैस रिलीज होती है, तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। एंड अगर हम इसी रिएक्शन का अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें तो इस रिएक्शन में आपका सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। एंड हमें पता है कि सॉल्ट जो होता है वो कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि जो मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होते हैं दे हैव बेसिक नेचर, ठीक है। तो बेसिक होते हैं इसीलिए सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हम मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को एज अ एंटा एसिड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो। कई सारी टैबलेट्स में आपका मेटल बाइकार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट यूज़ किया जाता है क्योंकि दे कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रोड्यूस इन योर स्टमक। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है, आपके घरों में यूज़ होता है बेकिंग सोडा। अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो आप बेकिंग सोडा को वाटर में लेकर डिज़ोल्व करके पी सकते हैं, उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपका बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। एंड मैंने अभी आपको बताया कि जब आपका मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो एक्सेस एसिड जो होगा आपके स्टमक में वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा एंड आपको रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट होते हैं दे हैव अ बेसिक नेचर, ओके। तो देखो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है, कार्बोनेट की ओवरऑल वैलेंसी होती है -2 एंड सोडियम जो होता है उस पे होती है +1, ठीक है। तो देखो +1 -2, तो यहाँ पर ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा Na2 एंड CO3, ठीक है। तो Na2CO3 रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर पहली बात बनेगा सॉल्ट, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिर CO2 रिलीज होता है एंड आपका वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपकी एक रिएक्शन है एंड ये रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका एक क्वेश्चन भी करके बताऊंगी कि किस तरह से एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो सॉल्ट बनेगा NaCl CO2 + H2O। नाउ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि ये गैस के फॉर्म में रिलीज हो रहा है तो जिस भी स्पॉट पे, जिस भी टेस्ट ट्यूब में आप इस रिएक्शन कराओगे बबल्स आपको फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, जो कि ये शो करेगा कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। नाउ गैस तो रिलीज हो रही है बट हाउ टू नो कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं जिसमें हम इसी सोल्यूशन में, मान लीजिए आप ये टेस्ट ट्यूब में करा रहे हो ये रिएक्शन, ठीक है। आपने टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट लिया, उसमें HCl डाला, ठीक है, कुछ ये सब बना होगा, ठीक है। अब जैसे ही इस सोल्यूशन में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तुरंत से आपको मिल्की अपीयरेंस दिखाई देगा। वो जो पूरा आपका टेस्ट ट्यूब का जो भी लिक्विड होगा वो आपका मिल्की हो जाएगा, ठीक है, सफ़ेद कलर का हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अभी मैं आपको वो रिएक्शन लिखकर दिखाती हूँ क्या होता है, देख लो। तो क्या होगा जब हमने इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो इस CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, ठीक है। एंड और भी कोई प्रोडक्ट बनेंगे उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसकी कलर जो होता है वो वाइट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो टेस्ट ट्यूब का कलर होगा वो भी वाइट हो जाएगा, मतलब लिक्विड का, ठीक है, टेस्ट ट्यूब का नहीं, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लिक्विड होगा उसका कलर वाइट हो जाएगा, जिससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में जो गैस रिलीज हो रही थी वो CO2 है, क्योंकि CO2 ने ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके वाइट कलर की PPT जनरेट करी है जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट की। आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि जब क्विक लाइम को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है एंड ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करता है एंड एक हार्ड कवरिंग बना लेता है पेंट की, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, है ना।
एंड जैसे जैसे पेंट ड्राई होने लगता है वो एक हार्ड थिन कवरिंग में कन्वर्ट होने लगता है। तो वो हार्ड थिन कवरिंग जो पेंट की होती है, जो कि शाइनी होती है, वो क्यों बनती है? वो इसीलिए क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, वो अब कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया है, जो कि आपका वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही रिएक्शन हो रही है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की वाइट कलर की पीपीटी आपको जनरेट होते हुए दिखाई देगी। नाउ अब अगर हमने इसी रिएक्शन में एक्सेस ऑफ CO2 को पास कराया, तो ये जो आपका मिल्की यानी कि वाइट कलर था कैल्शियम कार्बोनेट का, वो फेड होकर फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर एक्सेस ऑफ CO2 पास ऑन होगा तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इस CO2 के साथ प्लस ये जो वाटर है इसमें उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, HCO3। ठीक है, एंड ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है इसका कलर आपका ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, दैट इज वाई जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका ओवरऑल रिएक्शन ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट विद एन एसिड, एंड पर्टिकुलरली ये रिएक्शन आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अब हम एक क्वेश्चन करेंगे सो दैट हम देख सकेंगे किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इन दिस क्वेश्चन आई हैव रिटन अ मेटल कंपाउंड A रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस एफर्वेसेंस। ठीक है, एंड द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल, मतलब बर्निंग कैंडल को उसने बुझा दिया। ठीक है, तो राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। तो देखो सबसे पहले तो मेटल कंपाउंड लिखा, यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन है उसमें मेटल, केवल मेटल नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर मेटल होता है वो अगर रिएक्ट करता है HCl के साथ तब आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन इन्होंने मेंशन कर दिया है मेटल का कंपाउंड है, दैट मीन्स ये हो सकता है आपका मेटल का कार्बोनेट है ना, या बाइकार्बोनेट, या फिर क्लोराइड, या और भी कोई चीज़, लेकिन सिर्फ मेटल नहीं है। तो ये जो आपकी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन है ये तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं हम। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने लिखी है वो है प्रोड्यूस एफर्वेसेंस। ठीक है, तो एफर्वेसेंस हमने ये पर्टिकुलर टर्म तभी सुना था जब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ उन्होंने लिख दी कि द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, एंड हमें ये भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है। एक कैंडल को आप ढक कर रख दीजिए, थोड़ी देर बाद वो खुद से ही बंद हो जाएगी। ठीक है, वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर जार में ऑक्सीजन जो है वो तो खत्म हो गया होगा एंड सिर्फ बचा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड डजंट सपोर्ट कंबशन, जिसकी वजह से वो कैंडल जो होगी वो बुझ जाएगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर दो चीज़ जो लिखी हुई उससे हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूस होने वाली गैस है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब हमें ये रिएक्शन याद आएगी कि हाँ, हमने NCERT के टेक्स्ट बुक में एक रिएक्शन पढ़ी है जहाँ पर मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड वाटर रिलीज होता है। तो अब हम यही करके देखते हैं। ठीक है, तो दो तरीके, या तो मेटल कार्बोनेट होगा या मेटल बाइकार्बोनेट होगा। तो अब इन्होंने जो तीसरी चीज लिखी है हम उस पर ध्यान देते हैं। इन्होंने लिखा है राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट या फिर वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। तो देखो कैल्शियम क्लोराइड बना है, दैट मीन्स ये जो मेटल है जो यहाँ यूज हुआ वो कैल्शियम है एंड उसका ही कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है, नाउ कैल्शियम का बाइकार्बोनेट पॉसिबल नहीं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है, देखो बाइकार्बोनेट कब बनता है? जब हम मेटल कार्बोनेट में, ठीक है ये मेटल कार्बोनेट है, उसमें पानी मिला दें तो वो आपके बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो बाइकार्बोनेट है वो हमेशा वाटर मीडियम में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर क्या लिखा है? मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर आपका कंपाउंड है वो आपका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट भी +2 चार्ज होता है, सॉरी -2, एंड कैल्शियम में भी +2 होता है। तो +2 -2 कैंसिल कर देंगे, इसीलिए CaCO3 है। ठीक है, नाउ कैल्शियम कार्बोनेट अगर रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ
तो आप खुद ही सोचो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। एंड यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कैल्शियम क्लोराइड, तो देखो ये फिट भी बैठ रहा है, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है -1, कैल्शियम की +2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो CaCl2 आ जाएगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपका H2O। तो ये जो CO2 रिलीज होगा वो क्या कर देगा, कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देगा, है ना। एंड ये जो कैल्शियम क्लोराइड है वो आपका सॉल्ट बना है, तो ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन है डाइल्यूट एसिड के साथ। तो देखो इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो कभी भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन है HCl के साथ, ठीक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो हमेशा वाटर मीडियम में यानी कि सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो कभी भी सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ मेटल कंपाउंड लिखा होता तब हम मान के चल सकते थे कि यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है केवल मेटल कंपाउंड A, तो दैट मीन्स इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि वही आपका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हमेशा आपके वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में यानी कि सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी ये वाली रिएक्शन ही करेक्ट होगी ना। इसके अलावा CBSE और भी क्वेश्चन ऐड करते हैं, जैसे कि हाउ टू डिटरमाइन और हाउ टू टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन दिस सोल्यूशन। तो आप उसमें बता सकते हो कि जैसे ही हमने इस वाले पर्टिकुलर सोल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया CaOH2, तो आपका वाइट कलर की PPT फॉर्म होती है, दैट विल प्रूफ कि जो पर्टिकुलर गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है CO2 के साथ, ठीक है। एंड आपसे ये भी पूछ सकता है कि वाई द वाइट कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन टर्न्स ट्रांसपेरेंट, वो क्यों हट जाता है, फेड हो जाता है थोड़े समय के बाद। तो आप बोल सकते हो कि एक्सेस ऑफ CO2 व्हेन रिएक्ट्स विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा CO2 के साथ, ठीक है, एंड ये भी जब काफ़ी देर के लिए रखोगे उसको सोल्यूशन में, तो H2O भी इसके साथ रिएक्ट करके CaHCO3 दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट को फॉर्म कर देगा, CaHCO3 ट्वाइस, ठीक है। तो इसीलिए जो उसका वाइट कलर होता है वो फेड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है। इसी तरह का क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन से, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ाया था, सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन। तो देखो क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट मीन्स NaHCO3, ठीक है, जिसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। वो जब आपका किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो अगेन सॉल्ट बनाएगा, है ना, एंड देन CO2 रिलीज होता है एंड वाटर रिलीज होता है। तो ये जो रिएक्शन होती है उसको यूज़ किया जाता है डो को फ्लफी बनाने के लिए या स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है। तो बेकिंग सोडा को हम खाने में डालते हैं ताकि हमारा जो खाना वो सॉफ्ट हो सके, स्मूथ हो सके। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की गैस उसमें चली जाती है जिसकी वजह से वो फ्लफी हो जाता है, ठीक है। एंड इसके अलावा बेकिंग सोडा को यूज़ किया जाता है इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कंबशन। तो जैसे ही हमने फायर एक्सटिंग्विशर को अप्लाई किया ऐसी एरिया में जहाँ पे फायर लगा हुआ है तो वहाँ पर खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एंड वो क्या करेगा, उस एरिया की जो आग होगी उसको वो कंप्लीटली हटा देगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। आप अपने घर पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो जहाँ पर आप कैंडल को एक खुले इन्वायरमेंट में रखिए एंड दूसरे को एक जार के अंदर रखिए। तो जो जार के अंदर कैंडल होगी वो थोड़े समय के लिए तो जलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बुझ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कैंडल है वो आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जैसे जैसे आपका कैंडल बर्न हो रहा होगा तो वो उस जार में जितनी भी ऑक्सीजन होगी उसको वो यूज़ कर लेगी एंड क्या प्रोड्यूस कर रही होगी? CO2 प्रोड्यूस कर रही होगी। तो जब आपका उस जार में फाइनली सारा ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचा रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जो कैंडल होगी वो
ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड डजंट सपोर्ट कंबशन एंड दैट इज व्हाई वी कैन यूज द सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, क्योंकि बेकिंग सोडा जब आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है फायर एक्सटिंग्विशर में आपका डाइल्यूट H2SO4 भी मिलाया जाता है, ठीक है, एंड इन दोनों की रिएक्शन होती है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड वो ऑटोमेटिकली आपकी आग को रोक देगा, ठीक है, फैलने से बचा देगा। तो ये आपके एप्लीकेशन है, दो मेजर एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सी वाली? मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रिएक्शन। जब कार्बोनेट में आएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड अगर हम बाइकार्बोनेट में बोले तो सोडियम बाइकार्बोनेट वाली रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट क्योंकि मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा दिया था तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, आप उसको पिछले वाले लेक्चर से देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इस रिएक्शन को आपने चैप्टर 1 में भी देखा था, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एसिड एंड बेस आपस में जब कंबाइन होते हैं तो उनकी जो एसिडिटी एंड बेसिसिटी होती है वो आपस में कंबाइन होने से न्यूट्रलाइज हो जाती है एंड दे इन टर्न फॉर्म अ सॉल्ट, जो कि कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए, एसिड reacts with a base to form salt and water. When a strong acid reacts with a strong base, it is called as neutralization reaction. तो हमने अभी ऊपर देखा एक जनरल के एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तो सॉल्ट बनता है एंड वाटर बनता है, बट व्हाट वी डोंट नो इज जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तब जाकर आपका एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, एंड उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अदरवाइज अगर आपका बेस वीक होगा तो सॉल्ट जो होगी वो एसिडिक बनेगी, एंड अगर बेस आपका स्ट्रॉन्ग है बट एसिड वीक है तो सॉल्ट आपकी बेसिक बनेगी। तो देखिए आप यहाँ पर नंबर 1, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट जो बनेगा वो होगा आपका न्यूट्रल सॉल्ट, एंड इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, अगर आपका एसिड जो है वीक है एंड जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है तब जो सॉल्ट बनेगा वो आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट देखिए, अगर आपका एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है बट बेस जो है वो वीक है तब जो सॉल्ट बनती है आपकी वो होती है एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट। तो इनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ऐड नहीं करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी ऊपर वाली है जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है एंड आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, ठीक है, तब वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन अगर आपका वीक एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तब तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, एंड सिमिलरली अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया एंड वीक बेस ले लिया है तो सॉल्ट आपका एसिडिक बनेगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। पिछले रिएक्शन में आपने देखा था कि किस तरह से जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो आपका न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये जो रिएक्शन ये भी आपकी काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या कहिए टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में भी आपका सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एंड ये आपकी बाइकार्बोनेट वाली रिएक्शन या आपकी मेटल वाली रिएक्शन से कैसे अलग है, क्योंकि उसमें गैस निकलती है, इसमें गैस नहीं रिलीज हो रही है, ना हाइड्रोजन ना CO2, सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो क्या होता है जब आपका एसिड, ठीक है, जब आपका एसिड रिएक्ट करता है किसी भी मेटल के ऑक्साइड, मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड या उसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये दोनों ही आपका फॉर्म करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। चाहे हाइड्रोक्साइड से करवाइए चाहे ऑक्साइड से करवाइए, सॉल्ट जो बनेगा वो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, क्लोराइड क्यों बोला है? यहाँ पर एसिड जो होगा वो HCl होगा तब, ठीक है। अगर HCl की जगह आप H2SO4 यूज़ करोगे तो सॉल्ट जो होगा वो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो इस तरह से आप
चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा एसिड चुना है, ठीक है। अगर नाइट्रेट लोगे तो मैग्नीशियम नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है, MgNO3, ठीक है, -2। ओके, तो इस तरह से आपकी रिएक्शन होती है। नाउ इस रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ होता है, तो अब हम देखने जा रहे हैं इसी रिएक्शन का एप्लीकेशन, ठीक है। किसी भी रिएक्शन का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हमारी डेली लाइफ में कहीं यूज़ हो रहा है तब वो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आने वाला होगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा बेकिंग सोडा कैसे वो आपके डेली लाइफ में केक वगैरह बनाने में एंड फायर एक्सटिंग्विशन में यूज़ होता है, तो उसका क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। सिमिलरली इस रिएक्शन का भी आपका डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है, इसीलिए इसका भी क्वेश्चन प्रॉबेबली आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो देखो क्या होता है, जब भी हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड जनरेट होता है जिसकी वजह से एसिडिटी एंड इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम हमेशा एक टैबलेट खाते हैं जिसको बोला जाता है एंटा एसिड्स, ठीक है। तो वो जो एंटा एसिड्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, उस एंटा एसिड में कौन से केमिकल्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, तो उसका आंसर ये है कि उस एंटा एसिड में आपका प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो मैंने लिख भी दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको ही हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर या MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो भी आप एंटा एसिड्स लेते हो उसमें बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही प्रेजेंट होता है, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। एंड जब ये हमारे बॉडी में यानी स्टमक में जाता है तब देखो कौन सी रिएक्शन होती है। तो ये जो रिएक्शन मैं आपको लिखने जा रही हूँ ये बेसिकली आपके रिएक्शन स्टमक में होती है जब आप एंटा एसिड्स को लेते हो। तो देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब स्टमक में जाएगा तो स्टमक में क्या है, एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो ये HCl को वो न्यूट्रलाइज कर देगा, क्या फॉर्म करेगा, हमने अभी क्या लिखा है, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो मैग्नीशियम जो है जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, MgCl2 एंड आपका रिलीज होगा वाटर, ठीक है। तो जो एक्सेस एसिड होगा आपके स्टमक में वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये आपके डेली लाइफ में हो रही है। जब भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो जो हम एंटा एसिड्स की टैबलेट लेते हैं उसमें बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है HCl के साथ तो फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर, जिससे कि एसिडिटी जो है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। एंड यहाँ से हम एक और कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में आपका मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, दैट मीन्स ये जो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड होते हैं ये कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जो सेकेंड कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया वो ये है कि ऑक्साइड्स, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। तो 2 कंक्लूजन हमने यहाँ ड्रॉ किए। पहला, ये आपका एक टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, एंड दूसरा कंक्लूजन है कि ये जो ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं मेटल के, ये कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होता है, यानी कि इनका pH जो होगा वो 7 से ज़्यादा होगा, 8, 9, 10, 11 में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड इस रिएक्शन को मत भूलिएगा, ये रिएक्शन आपके खुद के स्टमक में होती है जब इंडाइजेशन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, एसिड रिएक्ट्स विद वाटर टू डिसोसिएट इनटू रिस्पेक्टिव आयंस। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हमें पता ही है जब एसिड को वाटर में डालोगे तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। HCl, H2SO4, HNO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये 100% डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, ठीक है। दैट इज HCl है तो H+ एंड Cl-, हाइड्रोजन सल्फेट है तो H+ एंड HSO4- आयन, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका HNO3 है तो H+ एंड NO3- आयन्स,
ठीक है, तो 100% डिसोसिएशन शो कर रहा है तभी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि उनके कंपेयर में अगर हम वीक एसिड्स की बात करें तो वो आपके कम डिसोसिएट होते हैं या पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, 50% 60% ही डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एन एसिड डिसोसिएट इनटू इट्स respective ions when dissolved in water, therefore they can conduct electricity in electrolysis। आपको जब मैंने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन पढ़ाया था तो मैंने आपसे बोला था कि इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है, जिसमें आपका प्योर वाटर के साथ साथ थोड़ा एसिड भी मिलाया जाता है। क्यों? ताकि कंडक्शन ऑफ आयंस यानी कि आयंस उससे रिलीज हो सके, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। ठीक है, प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कभी फ्लो नहीं हो सकती क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, जब तक आयंस ही नहीं प्रोड्यूस होंगे यानी कि चार्ज ही नहीं होगा, जब चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा वाटर में थोड़ा बहुत एसिड मिलाया जाता है सो दैट आपका ईजिली आयंस रिलीज हो सके एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देयरफॉर इट इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो बेसिकली इट इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एसिडिक सॉल्यूशन विच गिव इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो कोई भी एसिड इसीलिए एसिड कहलाता है क्योंकि वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो आपका एसिड होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक कंपाउंड जिसमें आपका हाइड्रोजन है वो वाटर में हाइड्रोजन आयंस रिलीज करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपने ग्लूकोज को वाटर में मिलाया तो वो अपने आयंस में नहीं डिजोल्व होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो देखो यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, लेकिन अगर आप इसको पानी में डिजोल्व भी करोगे तभी ये अपने C6H12O6 के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा, ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अभी आप आगे पढ़ोगे दो तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये आपका कभी भी अपने आयंस में रिलीज नहीं होगा। ठीक है, एक सेपरेट मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको एसिड नहीं कहेंगे। तो ऑल दोज कंपाउंड विच हैव हाइड्रोजन डजंट मीन कि दे आर एसिड। जैसे कि ग्लूकोज आपका एसिड नहीं है, लेकिन ऑल दो सब्सटेंसेस विच रिलीज हाइड्रोजन आयंस इन वाटर आर एसिडिक। तो वो कोई भी जो कि हाइड्रोजन आयंस रिलीज कर रहा है वाटर में वो एसिडिक कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट लाइन में यही चीज़ लिखी हुई है, हाउएवर ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो वो आपका एसिडिक होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स लाइक ग्लूकोज और एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, दैट इज इट इज कॉल्ड एज इथेनॉल। ठीक है, CH3CH2OH इथेनॉल। ठीक है, ऑल्दो दे हैव हाइड्रोजन इन देयर कंपाउंड बट दे आर नॉट एसिड बिकॉज दे कांट रिलीज हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग है हमारी यूज ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्रीज। तो देखो मिनरल एसिड आपके होते हैं वो एसिड जो कि मैन मेड होते हैं, जिसको हम इंडस्ट्रीज में खुद बनाते हैं एंड दैट इज़ वाई दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इनको बनाया जा रहा है इंडस्ट्रीज में तो ऑब्वियसली इनसे हमें कोई बेनिफिट मिलता होगा, कोई ज़रूरत होती होगी तभी बना रहे हैं, वरना क्यों ही बनाते हैं हम, है ना। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या यूज़ होता है इन एसिड्स का इंडस्ट्रीज में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड की। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, डाइज, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोसिव्स। तो डिटर्जेंट बनाने में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में, पेंट बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में आपका सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। ठीक है, देन नाइट्रिक एसिड जो होता है वो भी आपका फर्टिलाइजर का काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है, उससे भी फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स आर बेसिकली यूज बाय फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स इन देयर फील्ड। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स को आपके खेतों में यूज किया जाता है अच्छी फसल उगाने के लिए। ठीक है, सो नाइट्रिक एसिड इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, मेनली अमोनियम नाइट्रेट, देन एक्सप्लोसिव्स एंड प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स को बनाने के लिए आपका यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड को, एंड देन आपके फर्टिलाइजर्स में भी इसको यूज़ किया जाता है, स्पेशली अमोनियम नाइट्रेट जो होता है जिसको बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है
वो भी आपका नाइट्रिक एसिड के थ्रू ही बनता है, ठीक है। देन एक्सप्लोसिव्स वगैरह बनाने में भी नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है, स्पेशली नाइट्रस पाउडर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो गन वगैरह होती है उसमें इसी पाउडर को फिल करते हैं, जो कि अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा तो काफ़ी पेन होता है ना। सिमिलरली बम वगैरह बनाने में भी इनके पाउडर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए HCl, तो HCl जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फ्रॉम द स्टील ऑब्जेक्ट्स। तो जब कोरोजन हो जाता है किसी भी स्टील ऑब्जेक्ट में तो उसका जो ऑक्साइड जो फॉर्म होता है उनके ऊपर जो जंग लगी होती है उसको रिमूव करने के लिए भी HCl यूज़ किया जाता है। सिमिलरली ऑल्सो यूज इन टेक्सटाइल, फूड एंड लेदर इंडस्ट्रीज़। तो इसका यूज़ जो है वो काफ़ी डाइवर्स है। इसको टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों वाली इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है, देन फूड वाली इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, लेदर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। तो ये आपके कुछ एप्लीकेशन दिए गए हैं मिनरल एसिड्स के, जो कि आप याद कर लीजिएगा, ठीक है।